जरा सोचिए, आपके घर की अलमारी में रखी वो पुरानी पैरासिटामोल। जो हम अक्सर भूल जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो शायद वो आज भी उतना ही असरदार है जितनी 2 साल पहले थी। लेकिन उसी अलमारी में रखा आधा इस्तेमाल किया हुआ सिरप आपके लिए काफी खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल, और यही फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम इसी मेडिकल मिथक के पीछे के असली विज्ञान को समझने वाले हैं। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि जैसे ही एक्सपायरी डेट की रात के 12 बजते हैं, दवा अचानक से जहर बन जाती है ना? हाँ, एकदम जहर में बदल जाती है। आज हमारे पास जो मुख्य स्रोत हैं वो हैं फार्मासिस्ट अभिषेक के नोट्स और उनका इस विषय पर किया गया बहुत ही बारीक विश्लेषण। जो कि बहुत ही शानदार तरीके से लिखा गया है। सही कहा। हमारा मिशन बस ये समझना है कि इस एक्सपायरी डेट का असल मतलब क्या होता है, दवाएं समय के साथ कैसे बदलती हैं और क्या वो पुरानी दवा फायदा पहुंचाएगी या सीधा अस्पताल पहुंचा देगी। ये एक ऐसा विषय है जो मतलब हर घर की कहानी है। देखिए, हम सबने कभी ना कभी रात के वक्त सिर दर्द या पेट दर्द से परेशान होकर उस पुरानी दवा की शीशी को देखा ही होगा। हाँ, और वो एक्सपायरी डेट देखकर सहम भी गए होंगे। बिल्कुल। असल में होता क्या है ना, इंसान का दिमाग चीजों को बस ब्लैक एंड व्हाइट में देखना पसंद करता है। मतलब या तो पूरी तरह सुरक्षित या फिर पूरी तरह असुरक्षित। लेकिन फार्मास्यूटिकल विज्ञान इतना सीधा नहीं है। मतलब कोई जादुई रेखा नहीं है। एकदम सही। वो डिब्बे पर छपी तारीख कोई जादुई रेखा नहीं है जिसे पार करते ही दवा काम करना बंद कर दे या अचानक से जहर बन जाए। सच कहूं तो मेरे अंदर भी यही डर बसा हुआ था। मुझे याद है, एक बार मेरे पास एक बहुत महंगी एलर्जी की दवा रखी थी। उसकी एक्सपायरी डेट को गुजरे हुए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था। सिर्फ 1 हफ्ता? हाँ, सिर्फ 1 हफ्ता। लेकिन मैंने उसे कूड़े में फेंक दिया क्योंकि मुझे लगा कि अब इसका जो रासायनिक ढांचा है वो बदल गया होगा और ये मुझे ठीक करने के बजाय कोई भयंकर रिएक्शन कर देगी। जो कि एक बहुत ही आम धारणा है। मतलब मेरे दिमाग में ये था कि अगर कंपनी ने कह दिया है कि 10 तारीख को ये खराब हो जाएगी तो 11वीं तारीख को मेरे लिए जानलेवा है। तो क्या असल में दवाओं के अंदर ऐसा कोई स्विच होता है जो अचानक से फ्लिप हो जाता है? बिल्कुल नहीं। मतलब ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है जिसे फार्मासिस्ट अभिषेक के नोट्स बहुत ही साइंटिफिक ढंग से स्पष्ट करते हैं। एक्सपायरी डेट का मतलब ये कतई नहीं है कि उस तय तारीख के बाद दवा अचानक से पॉइजन बन गई। अच्छा। दवाओं के खराब होने की प्रक्रिया कोई स्विच नहीं है जो अचानक से ऑन या ऑफ हो जाए। ये एक बहुत ही धीमी और क्रमिक प्रक्रिया है जिसे हम डिग्रेडेशन कहते हैं। तो अगर वो जहर नहीं बन रही है जी, तो फिर उस तारीफ का असल मतलब है क्या? मतलब दवा कंपनियों ने ये एक्सपायरी डेट वाला कॉन्सेप्ट शुरू ही क्यों किया? देखिए, यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये है कि एक्सपायरी डेट मुख्य रूप से किसी खतरे या सुरक्षा की समय सीमा नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में पूरी प्रभावशीलता यानी फुल इफेक्टिवनेस गारंटी का एक पैमाना है। फार्मासिस्ट अभिषेक के विश्लेषण से ये साफ होता है कि ये तारीख सिर्फ वो दिन है जब तक दवा बनाने वाली कंपनी इस बात की कानूनी और वैज्ञानिक रूप से 100% गारंटी लेती है। अच्छा, गारंटी लेती है कि वो असर करेगी। हाँ, कि दवा के अंदर मौजूद जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, जो सक्रिय तत्व हैं, वो पूरी तरह से शक्तिशाली रहेंगे। कंपनी बस ये वादा कर रही है कि इस तारीख तक आपको वही परिणाम मिलेगा जिसके लिए आपने पैसे दिए हैं। अरे, ये तो कुछ वारंटी वाले कॉन्सेप्ट जैसा लग रहा है। वारंटी, हाँ, कह सकते हैं। मतलब मान लीजिए कोई बाजार से एक नया स्मार्ट टीवी या महंगा फ्रिज खरीद कर लाता है। उस पर 1 साल की वारंटी होती है। अब जैसे ही वो 1 साल और 1 दिन का होता है तो ऐसा तो नहीं होता कि टीवी की स्क्रीन में अचानक से विस्फोट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। या फ्रिज अचानक से अंदर रखे खाने को पकाना शुरू कर देगा। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि अब बनाने वाली कंपनी ये जिम्मेदारी लेने से पीछे हट जाती है कि वो मशीन एकदम परफेक्ट चलेगी। क्या दवाओं की दुनिया में भी यही गणित काम कर रहा है? बिल्कुल। ये एक बहुत ही शानदार तुलना दी आपने। दवाओं के मामले में भी काफी हद तक ऐसा ही होता है। अच्छा। जब कोई कंपनी किसी नई दवा का निर्माण करती है तो वे उससे अलग अलग तापमान और नमी वाली स्थितियों में रखकर टेस्ट करते हैं। लेकिन वे ये टेस्ट तब तक नहीं करते जब तक दवा पूरी तरह से खराब ना हो जाए। तो वो बस एक तय समय तक टेस्ट करते हैं। हाँ, मान लीजिए उन्होंने इसे 2 साल तक टेस्ट किया। अगर 2 साल तक दवा स्थिर रहती है तो वे उस पर 2 साल की एक्सपायरी डेट छाप देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 साल और 1 दिन बाद दवा खराब हो गई। इसका सीधा सा मतलब सिर्फ इतना है कि कंपनी ने उसके आगे की टेस्टिंग ही नहीं की है। तो इसके आगे की वारंटी नहीं दे सकते हैं। एकदम सही।
इसलिए वे गारंटी नहीं लेते। यार ये तो एक बहुत बड़ा नजरिया बदलने वाला तथ्य है। हम हमेशा सोचते थे कि वे हमें किसी बड़े खतरे से बचा रहे हैं, जबकि असल में वे सिर्फ अपनी कानूनी जिम्मेदारी या जो उनकी लाइबिलिटी है उसे एक सीमा में बांध रहे हैं। सटीक कहा आपने। हमें इस सेफ्टी और प्रभावशीलता के गारंटी के बीच के अंतर को समझना ही होगा। सेफ्टी का मतलब है कि क्या ये चीज शरीर में जाकर कोई नुकसान पहुंचाएगी, जबकि गारंटी का मतलब है कि क्या ये चीज अपना 100% काम करेगी। एक्सपायरी डेट पार कर चुकी ज्यादातर सामान्य दवाएं असुरक्षित नहीं होती, बस उनकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। अच्छा, तो अगर उनकी शक्ति सिर्फ कम हो रही है और वे सुरक्षित हैं, तो फार्मासिस्ट अभिषेक के नोट्स में दी गई एक रिसर्च यहाँ बहुत मायने रखती है। हाँ, जो स्टेबिलिटी वाली रिसर्च है। बिल्कुल, उन्होंने बताया है कि कुछ ठोस दवाएं जैसे कि पैरासिटामोल या इबुप्रोफेन अपनी एक्सपायरी डेट के बाद भी महीनों तक या यहाँ तक कि कई सालों तक स्थिर या स्टेबल रह सकती हैं। सालों तक? ये कैसे संभव है? देखिए, इसके पीछे सीधा सा रसायन विज्ञान काम करता है, मतलब केमिस्ट्री। स्थिरता या स्टेबिलिटी इस बात पर निर्भर करती है कि दवा किस रूप में है। रूप मतलब सॉलिड या लिक्विड? जी हाँ, पैरासिटामोल जैसी दवाएं ठोस रूप में होती हैं। ये सूखे, कसकर बंधे हुए रासायनिक यौगिक होते हैं। विज्ञान का एक बुनियादी नियम है कि किसी भी रासायनिक प्रक्रिया को होने के लिए आमतौर पर एक माध्यम की जरूरत होती है। जैसे पानी या नमी? बिल्कुल, जो अक्सर नमी या पानी ही होता है। जब तक आप इन सूखी गोलियों को नमी, सीधी धूप या बहुत ज्यादा गर्मी से दूर एक ठंडी और सूखी जगह पर रखते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच के जो बंधन है वो बहुत जल्दी नहीं टूटते। अच्छा, वे बंधे रहते हैं? हाँ, वे अपने मूल स्वरूप में जकड़े रहते हैं। तो क्योंकि उनमें कोई तरल पदार्थ नहीं है जो रसायनों को आपस में घुलने मिलने या टूटने में मदद करे, इसलिए वो अपनी जगह पर टिके रहते हैं। सही समझे आप। अब यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल आ रहा है और मैं यहाँ थोड़ा पुश बैक देना चाहूंगा। हाँ, बताइए। अगर रिसर्च ये साबित करती है कि ठोस गोलियां सालों तक सुरक्षित और पूरी तरह से स्थिर रह सकती हैं, तो फिर लोग इन तारीखों की परवाह क्यों करें? मतलब दवाएं बहुत महंगी होती हैं, आज के समय में स्वास्थ्य का खर्च बढ़ता ही जा रहा है। वो तो है। क्या हमें पैसे बचाने के लिए इन एक्सपायरी डेट्स को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर देना चाहिए? ये एक ऐसा विचार है जो पहली नजर में बहुत लॉजिकल लगता है, लेकिन असल में यहीं पर सबसे भयानक गलती होने की गुंजाइश होती है। ऐसा क्यों? ये सच है कि पैरासिटामोल जैसी कुछ सूखी दवाएं लंबे समय तक स्टेबल रह सकती हैं, लेकिन अभिषेक जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि ये नियम हर दवा पर लागू नहीं होता। हर दवा पर नहीं? जी नहीं। एक दवा की रासायनिक स्थिरता की कहानी को उठाकर दूसरी दवा पर थोपना मतलब अपने स्वास्थ्य के साथ एक बहुत बड़ा जुआ खेलने जैसा है। मतलब हम एक ही चश्मे से हर दवा को नहीं देख सकते। लेकिन ऐसा क्यों है? अगर दो अलग अलग दवाएं सूखी गोलियों के रूप में ही हैं, तो उनके बर्ताव में इतना अंतर क्यों होगा? क्योंकि हर दवा का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग होता है और उनके टूटने या डिग्रेड होने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है। कुछ दवाएं जब समय के साथ टूटती हैं तो वो केवल अपना असर खो देती हैं और शरीर से चुपचाप बाहर निकल जाती हैं। जैसे पैरासिटामोल? हाँ, लेकिन कुछ अन्य दवाएं ऐसी होती हैं जो टूटने के बाद नए अज्ञात रासायनिक तत्वों में बदल जाती हैं, जिन्हें हम बाय प्रोडक्ट्स कहते हैं। क्या इसका मतलब है कि वे सचमुच जहरीली हो सकती हैं? कुछ मामलों में बिल्कुल हाँ। इसका एक बहुत ही क्लासिक मेडिकल उदाहरण है टेट्रासाइक्लिन नाम का एक पुराना एंटीबायोटिक। मैंने इसके बारे में पढ़ा है शायद। हाँ, जब ये दवा अपनी एक्सपायरी डेट पार कर लेती थी और डिग्रेड होना शुरू होती थी, तो ये सिर्फ बेअसर नहीं होती थी, इसके रासायनिक तत्व टूटकर एक ऐसा नया कंपाउंड बना लेते थे जो इंसान की किडनी के लिए बेहद खतरनाक था। बाप रे! जी, इस एक्सपायर्ड दवा को लेने से लोगों की किडनी डैमेज होने के कई मामले सामने आए थे। हालांकि आज की आधुनिक दवाओं में ऐसे खतरे कम हैं, लेकिन ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि दवा का स्टेबल रहना एक सामान्य नियम नहीं है। बाप रे! तो ये सिर्फ ये नहीं है कि दवा कमजोर हो गई, बल्कि वो टूटकर कुछ और ही बन सकती है। जी। ये तो वाकई डरावना है ना? इसका मतलब है कि हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी दवाएं अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं और कौन सी असल में खतरे की घंटी बजाती हैं। बिल्कुल। सोर्स मटेरियल में 3 मुख्य श्रेणियों का जिक्र किया गया है, जहां एक्सपायरी डेट को नजरअंदाज करना एक बहुत ही बुरा विचार है।
अगर सूखी गोलियां नमी के अभाव में बच जाती हैं तो मुझे लगता है कि सबसे पहली श्रेणी तरल पदार्थों की ही होनी चाहिए। आपका अनुमान एकदम सही है। नोट्स में सबसे पहली खतरनाक श्रेणी लिक्विड सिरप और आई ड्रॉप्स की ही बताई गई है। तो क्या सिरप में जो पानी होता है वही सबसे बड़ा विलन है? जी हाँ, विज्ञान की भाषा में पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। अच्छा। ये चीजों को घोलने और रासायनिक प्रक्रियाओं को तेज करने में माहिर है। जब किसी दवा को तरल रूप में बनाया जाता है तो उसके रसायन पहले से ही एक सक्रिय माध्यम में तैर रहे होते हैं। समय के साथ पानी की वजह से एक प्रक्रिया शुरू होती है जिसे हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। हाइड्रोलिसिस? हाँ, जहाँ पानी के अणु दवा के अणुओं को तोड़ना शुरू कर देते हैं। मतलब दवा पेट में जाने से पहले ही उस बॉटल के अंदर ही पच रही है या टूट रही है। एकदम सही। और इसका एक दूसरा सबसे बड़ा खतरा है बैक्टीरिया। सिरप में बैक्टीरिया? हाँ, क्योंकि सिरप में अक्सर चीनी या मिठास होती है। एक बार जब आप बॉटल खोल लेते हैं तो हवा के साथ जो माइक्रोब्स होते हैं वो अंदर चले जाते हैं। ओहो, समझ गया। पानी और चीनी का वो मिश्रण बैक्टीरिया के पनपने के लिए एक परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। इसलिए सिरप के मामले में कंपनी की दी गई तारीख को गंभीरता से लेना ही समझदारी है, वरना आप दवा के साथ साथ फंगस या बैक्टीरिया का घोल भी पी रहे होंगे। ये तस्वीर सच में घिनौनी और खतरनाक है। चलिए अब उस दूसरी श्रेणी पर आते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। कौन सी? एंटीबायोटिक्स। सोर्स मटेरियल में लिखा है कि एक्सपायरी के बाद ये बेअसर हो सकते हैं, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एक बेअसर एंटीबायोटिक शरीर में इन्फेक्शन को और ज्यादा बढ़ा सकता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सच है। अब ये बात मेरी समझ से थोड़ी बाहर है। मतलब अगर कोई दवा डिग्रेड होकर बेअसर हो गई है तो उसका मतलब है कि वो काम नहीं कर रही है। अगर वो कुछ कर ही नहीं रही है तो वो इन्फेक्शन को बढ़ा कैसे सकती है? ये एक बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण सवाल है। इसे समझने के लिए हमें बैक्टीरिया के एवोल्यूशन यानी उनके विकसित होने के तरीके को समझना होगा। ठीक है। देखिए, जब किसी को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो शरीर के अंदर बैक्टीरिया तेजी से अपनी सेना बढ़ा रहे होते हैं। आप एंटीबायोटिक का पूरा डोज लेते हैं ताकि उस पूरी सेना को एक ही झटके में पूरी तरह खत्म किया जा सके, ताकि उनमें से कोई भी जिंदा ना बचे। ठीक कहा। अब मान लीजिए कि कोई एक एक्सपायर्ड एंटीबायोटिक लेता है जिसकी ताकत समय के साथ आधी हो चुकी है। वो व्यक्ति सोचता है कि चलो कुछ तो फायदा करेगी। हाँ, अक्सर लोग ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन जब वो दवा शरीर में जाती है तो उसका प्रहार इतना कमजोर होता है कि वो सभी बैक्टीरिया को नहीं मार पाती। वो केवल उन बैक्टीरिया को मारती है जो पहले से ही कमजोर थे। ओह, तो जो मजबूत और ढीठ बैक्टीरिया हैं वे उस कमजोर दवा के हमले को झेल जाते हैं। न केवल वे झेल जाते हैं बल्कि वे सीख जाते हैं। सीख जाते हैं? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि आपने दुश्मन पर एक बहुत ही कमजोर हमला किया। दुश्मन मरा नहीं, लेकिन उसने आपके हथियारों का तरीका देख लिया। अब वे बचे हुए मजबूत बैक्टीरिया अपने डीएनए में बदलाव करते हैं, म्यूटेट होते हैं। वे उस दवा के खिलाफ एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं। बाप रे। क्योंकि बेअसर दवा ने इन्फेक्शन को खत्म नहीं किया तो ये सुपर बैक्टीरिया वापस से अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं। ये तो बहुत ही भयानक है। मतलब हम अनजाने में ही अपने शरीर के अंदर सुपर बैक्टीरिया को ट्रेनिंग दे रहे हैं। बिल्कुल। और इस बार जब इन्फेक्शन वापस लौटेगा तो वो पहले से कई गुना ज्यादा खतरनाक होगा और शायद वो दवा या कोई नई दवा भी उस पर बिल्कुल असर न करे। इसी पूरी प्रक्रिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। अच्छा, तो इसीलिए ये कहा जाता है कि एक कमजोर या एक्सपायर्ड एंटीबायोटिक इन्फेक्शन को रोकती नहीं है बल्कि उसे और ज्यादा मजबूत और लाइलाज बना देती है। जी हाँ, यहाँ थोड़ा फायदा असल में इंसानियत के लिए बहुत बड़ा नुकसान बन रहा है। ये गहराई सच में डराने वाली है। हम सिर्फ अपने कुछ पैसे बचाने के चक्कर में एक ऐसी बीमारी को जन्म दे सकते हैं जिसका कोई इलाज ही ना हो। बिल्कुल, ये रिस्क लेने लायक नहीं है। अब अगर हम तीसरी श्रेणी की बात करें, जो कि इंसुलिन जैसी संवेदनशील दवाएं हैं, तो इनके बारे में क्या? मैंने देखा है कि इंसुलिन को हमेशा फ्रिज में रखा जाता है। क्या ये भी सिरप की तरह ही खराब होती है? इंसुलिन की कहानी सिरप या एंटीबायोटिक दोनों से पूरी तरह अलग है। देखिए, इंसुलिन कोई साधारण छोटा रासायनिक अणु नहीं है, यह एक प्रोटीन है। प्रोटीन? हाँ, इसे समझने के लिए ओरिगेमी के कागज के खिलौनों की कल्पना कीजिए। ओरिगेमी? जहाँ कागज को मोड़कर खास आकृतियां बनाई जाती हैं। बिल्कुल वही। प्रोटीन भी रसायनों की एक बहुत ही जटिल 3D संरचना होती है जो एक खास तरीके से मुड़ी हुई होती है।
शरीर की कोशिकाएं मतलब जो सेल्स हैं वो इंसुलिन को उसके इसी 3D आकार से ही पहचानती हैं। अच्छा, एकदम फिट होना चाहिए ताकि खून में मौजूद शुगर कोशिकाओं के अंदर जा सके। तो जब ये दवा एक्सपायर होती है या इसे गलत तापमान पर रखा जाता है तो क्या वो ओरिगामी वाला कागज खुल जाता है? एकदम सही। समय के साथ या गर्मी के वजह से ये प्रोटीन अपनी संरचना खोने लगता है। वो मुड़ा हुआ कागज खुल जाता है या उसका आकार बिगड़ जाता है। इसे विज्ञान में डीनेचुरेशन कहते हैं। डीनेचुरेशन। हाँ, अब वो इंसुलिन शरीर में मौजूद तो है, लेकिन चाबी का आकार बदल चुका है। वो ताले में फिट ही नहीं होगी। मधुमेह जैसी गंभीर बीमारी में जहाँ किसी का जीवन पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि दवा सही समय पर सही मात्रा में शुगर को कंट्रोल करे, वहां अगर इंसुलिन की चाबी ने काम नहीं किया तो मरीज कोमा में भी जा सकता है। इसलिए ऐसी संवेदनशील दवाओं के मामले में तारीख से समझौता करना सच में जानलेवा है। ये ओरिगामी वाली बात से एकदम स्पष्ट हो गया कि आखिर दवा काम क्यों बंद कर देती है। हाँ, इससे समझना आसान हो जाता है। चलिए, हमने गंभीर बीमारियों और एंटीबायोटिक्स की बहुत बात कर ली। अब थोड़ा वापस रोजमर्रा की जिंदगी के सबसे आम परिदृश्य पर आते हैं। ठीक है। मान लीजिए किसी को कोई जानलेवा इन्फेक्शन नहीं है, बस ऑफिस का एक आम दिन है और सिर में भयंकर दर्द हो रहा है। दराज खंगालने पर एक एक्सपायर्ड पेन किलर मिल जाती है, जो कि बहुत आम बात है। बिल्कुल। अब अगर कोई उस पेन किलर को खा लेता है तो सोर्स मटेरियल कहता है कि इसके दो परिणाम हो सकते हैं। पहला तो ये कि शायद वो बिल्कुल बेअसर हो, जो कि जाहिर तौर पर बहुत ही निराशाजनक होगा। आप दर्द से राहत पाने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन सक्रिय तत्व टूट चुके हैं और आपको कोई आराम नहीं मिलता। हाँ, लेकिन जो दूसरा परिणाम है उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। नोट्स में लिखा है कि डोज अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा। अब ये अनप्रेडिक्टेबल डोज क्या होता है और ये इतना खतरनाक क्यों है? अंदर मौजूद सक्रिय तत्व एक स्पोर्ट्स टीम के खिलाड़ियों की तरह हैं। ठीक है, खिलाड़ियों की तरह। जब दवा नहीं होती है तो टीम में पूरे 11 खिलाड़ी होते हैं और वे दर्द के खिलाफ मैच जीतने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। आप जानते हैं कि वे कैसा प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, यानी एक फुल स्ट्रेंथ डोज। हाँ। लेकिन जब दवा एक्सपायर हो जाती है और डिग्रेडेशन शुरू होता है तो मान लीजिए टीम के कुछ खिलाड़ी मैदान छोड़कर चले गए हैं। अच्छा। अब अनप्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब ये है कि आपको या किसी डॉक्टर को ये अंदाजा ही नहीं लग सकता कि उस गोली के अंदर कितने खिलाड़ी बचे हैं। हो सकता है 9 खिलाड़ी बचे हों और वो लगभग पूरा असर करे, या हो सकता है सिर्फ 3 खिलाड़ी बचे हों और वो 10% असर करे। तो ये कुछ अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। बिल्कुल। लेकिन एक आम इंसान इस स्थिति में क्या सोचेगा? अगर मैंने एक गोली खाई और 1 घंटे बाद भी सिरदर्द में कोई खास आराम नहीं मिला क्योंकि गोली सिर्फ आधा काम कर रही थी, तो मैं सोचूंगा कि शायद दर्द बहुत ज्यादा है, चलो एक और गोली खा लेते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी मेडिकल गलती होती है। कैसे? क्योंकि आपको नहीं पता कि पहली गोली में कितने खिलाड़ी मौजूद थे और आप तुरंत दूसरी एक्सपायर्ड गोली खा लेते हैं, तो आप अनजाने में अपने शरीर में रसायनों का एक ऐसा कॉकटेल बना रहे हैं जिसका कोई गणित नहीं है। मतलब मैं सोच रहा हूं कि मैं 50-50 मिलाकर 100 कर रहा हूं, लेकिन असल में शायद मैं 80-80 मिलाकर 160 कर रहा हूं। बिल्कुल। आधा असर करने वाली दवा का मतलब ये कतई नहीं है कि आप गणित लगाकर 2 गोलियां खा लें, क्योंकि आपको दवा का असली असर नहीं पता, इसलिए आप ओवरडोज का शिकार हो सकते हैं। बाप रे। और इसका सबसे ज्यादा असर आपके लिवर पर पड़ता है। लिवर शरीर का फिल्टर है। जब उसे अचानक से अनियंत्रित मात्रा में दवा के रसायन और उनके डिग्रेड हुए टुकड़े मिलते हैं तो वो उन्हें प्रोसेस नहीं कर पाता। तो दर्द तो दूर की बात है। हाँ, आप दर्द मिटाने चले थे और आप लिवर डैमेज का खतरा मोल ले बैठते हैं। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही इसे इतना खतरनाक बनाती है। अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा के सभी पहलुओं को एक साथ जोड़कर देखें तो हमने यह अच्छी तरह से समझ लिया कि कोई भी दवा रात के 12 बजते ही जहर नहीं बनती। बिल्कुल नहीं। वो केवल एक रासायनिक डिग्रेडेशन की प्रक्रिया है। हमने यह भी समझा कि कंपनियां केवल गारंटी देना बंद करती हैं। हाँ। हमने पैरासिटामोल जैसे ठोस अपवादों को देखा और यह भी जाना कि पानी मतलब सिरप, एंटीबायोटिक्स और इंसुलिन के मामलों में विज्ञान पूरी तरह से कैसे बदल जाता है। जी। अब अगर इस पूरे विश्लेषण से हमें कोई एक ठोस नियम निकालना हो जिसे हर इंसान अपनी जिंदगी में उतार सके तो वो क्या होगा? देखिए, फार्मासिस्ट अभिषेक के विश्लेषण से जो सबसे स्पष्ट और सुरक्षित नियम निकल कर आता है वो ये है, एक्सपायर्ड दवाओं को अपनी पहली पसंद कभी मत बनाइए। तो क्या इसका मतलब है कि इन्हें छुआ ही ना जाए, तुरंत फेंक दिया जाए?
नियम ये कहता है कि इन्हें केवल और केवल किसी अत्यंत आपात स्थिति में ही एक अंतिम विकल्प के तौर पर देखा जाना चाहिए। इमरजेंसी में? हाँ, जरा सोचिए, आप रात के 3 बजे किसी हाईवे पर हैं, कोई अस्पताल या 24 घंटे वाला मेडिकल स्टोर आसपास नहीं है, और आपको अचानक से भयंकर दर्द या एलर्जी शुरू हो जाती है। केवल ऐसी विकट मजबूरियों में आप वो पुरानी सूखी गोली ले सकते हैं। वो भी ये जानकर कि शायद वो पूरी तरह असर ना करे। बिल्कुल, लेकिन नियमित उपयोग के लिए जहां आपके पास नई दवा खरीदने का विकल्प है, कभी भी एक्सपायर्ड दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह एक बहुत ही संतुलित और स्पष्ट सलाह है। ये ना तो बेवजह का डर पैदा करती है और ना ही लापरवाही की छूट देती है। और अगर किसी को मेडिकल दुनिया के ऐसे ही और मिथकों के पीछे का विज्ञान और सच जानना है, तो फार्मासिस्ट अभिषेक ने अपने चैनल को सब्सक्राइब करने का सुझाव भी दिया है। हाँ, ऐसी वैज्ञानिक स्पष्टता हमें अपनी सेहत को लेकर बेहतर फैसले लेने में बहुत मदद कर सकती है। निसंदेह। जब हम सिर्फ निर्देशों का पालन करने के बजाय उसके पीछे का क्यों और कैसे समझ लेते हैं, तो स्वास्थ्य प्रबंधन बहुत आसान हो जाता है। आज के इस गहन विश्लेषण ने यकीनन हमारे उस पुराने दराज में रखी दवाइयों को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल दिया है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन जाते जाते मेरे दिमाग में एक ऐसा विचार आ रहा है जो शायद हम सबको सोचने पर मजबूर कर दे। वो क्या? अगर ये बात वैज्ञानिक रूप से सच है कि दवा कंपनियां केवल अपनी लायबिलिटी से बचने के लिए एक सीमित समय तक की टेस्टिंग करती हैं, और रिसर्च भी साबित करती है कि बहुत सी सूखी गोलियां सालों तक पूरी तरह से सुरक्षित और असरदार रहती हैं, तो फिर ये पता लगाने की असल जिम्मेदारी आखिर है किसकी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ इसी अस्पष्टता के कारण और उस डिब्बे पर छपी एक गारंटी की तारीख खत्म हो जाने के डर से हम दुनिया भर में हर साल टनों के हिसाब से महंगी और जीवन रक्षक दवाएं सिर्फ इसलिए कूड़े में फेंक रहे हैं क्योंकि कोई भी कंपनी उनका लंबा परीक्षण करने में पैसे खर्च नहीं करना चाहती? इस बारे में जरूर सोचिएगा। बाकी ये सोचने वाली बात है। तो आज के लिए बस इतना ही।